हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं रीट और RS मेन जिसके अंदर अधिगम का टॉपिक है और उसमें लिखा हुआ है कि अधिगम और उसके अधिगम की शैलियाँ। तो वो आप देख सकते हो, यहाँ मेन हेडिंग में भी लिखा हुआ है कि ये अधिगम और अधिगम की शैलियाँ ये टॉपिक है। और मैं बता दूँ कहाँ लिखा हुआ है। और अधिगम तो आपको पता है रीट में टॉपिक है ही, और हमको पता है साइकोलॉजी तो कंप्यूटर टीचर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट सब में आएगी। तो ये तो NCERT की बुक है जिसमें अधिगम टॉपिक है, और RBSC बुक में भी अधिगम टॉपिक है। और फिर मैं सिलेबस भी बताती हूँ आपको। देखो, ये मनोविज्ञान है क्लास 11, ये RBSC बुक है। वो NCERT की बुक थी, उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था। और इसके अंदर भी अधिगम है, वो भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मेरा जितना भी जो भी चैनल है ना, वहाँ मैं RBSC और NCERT बुक के अलावा कोई नहीं बताती। तो ये अधिगम, स्मृति और विस्मरण, और विस्मरण के कुछ स्वरूप, स्मृति का स्वरूप और विस्मरण के कारण, और चिंतन है नहीं, अभिप्रेरणा, और ये तीनों टॉपिक हमारे RS मेन में हैं। बाकी सब टॉपिक हमारे रीट में तो सभी है। तो अभी अधिगम ये टॉपिक देखा हमने, पेज नंबर 54 पे है, वो भी देख लेते हैं। पहले मैं आपको सिलेबस बता दूं, वो देखो आप। ये RS मेन का सिलेबस है, और ये प्रथम यूनिट है, प्रथम पेपर भी है। और ये भी नहीं, समाज शास्त्र है, ये भी नहीं है, हमारे व्यवहार का टॉपिक है। और ये सेकंड पेपर है, और इसके अंदर जो ये थर्ड पेपर है। RS मेन में हमारे 4 पेपर होते हैं, और थर्ड पेपर में ये टॉपिक भाग ब में व्यवहार दिया हुआ है। और आप देख सकते हो अधिगम और अभिप्रेरणा ये लिखा हुआ है, अधिगम और अभिप्रेरणा। अधिगम की शैलियाँ, स्मृति के प्रारूप यानी स्मृति का स्वरूप, और विस्मृति के कारण, और अभिप्रेरणा का आंकलन, ये टॉपिक है। मैंने बताया था व्यक्तिगतशील गुण और प्रकार ये भी है। बुद्धि, संज्ञानात्मक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और संवेगात्मक बुद्धि, शारीरिक सांस्कृतिक बुद्धि और आध्यात्मिक बुद्धि, 5 प्रकार की बुद्धि दी हुई है। ये RS मेन का सिलेबस है और हमारे रीट में भी है। तो आपने सिलेबस देख लिया। अभी हम पढ़ेंगे अधिगम और अधिगम की शैलियाँ। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर बुद्धि भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे धीरे धीरे RBSC बुक और NCERT बुक के अकॉर्डिंग। यह अधिगम टॉपिक है, आप देख सकते हो अधिगम क्या है, और इसकी प्रक्रिया वगैरह तो है नहीं। ये अधिगम की प्रक्रिया फर्स्ट ग्रेड टॉपिक में है, और रीट में भी अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। तो अभी हम देखेंगे प्रस्तावना में। हमें अधिगम पढ़ा हुआ है कई बार, रीट में एग्जाम दिया हो तो हमने कई पढ़ा है। पता नहीं हम तो कितनी ठोकरें खा चुके हैं। पता है आपको, रीट अभी भी रद्द हो चुकी है। मेरा 70% थे, लेकिन नहीं, मुझे आशा भी नहीं है मेरा हो सकता था। और लेडीज़ को घर की जिम्मेवारी भी बहुत होती है, परिवार को संभालना, बच्चों को संभालना, फिर कैसे पढ़ाई करूं। तो मैंने सोचा मैं अपना चैनल खोल लूं और कुछ इनकम हो जाए, चाहे मेरी पढ़ाई भी जारी रहेगी इसी बहाने। इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं अपना चैनल खोल लूं, और मैंने चैनल खोल लिया। मैं नहीं चाहती कि मैं कोई व्लॉग बनाऊं, इसलिए मैंने सोचा कि यही चैनल खोल लूं जिसमें मेरी पढ़ाई भी जारी रहेगी और काम भी होता रहता है। घर का काम तो करना ही पड़ता है। तो अधिगम सीखना व्यक्तिगत व्यवहार की प्रमुख प्रक्रियाएं क्या है? प्रक्रियाएं, प्रमुख प्रक्रियाएं। अधिगम से तात्पर्य व्यवहार की क्षमता के तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन है, जो अनुभव अभ्यास के कारण होता है। यही है, रीट में भी कई बार आया होगा, अनुभव अभ्यास से अधिगम किससे होता है? अनुभव और अभ्यास से होता है, ऐसे ही नहीं होता अधिगम। परिभाषा के निम्नलिखित स्पष्ट करते हैं, सीखने की प्रक्रिया के व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास और अनुभव के कारण होता है। ये निम्नलिखित कुछ टॉपिक दिए हुए हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, देख सकते हो। दूसरा, सीखने में व्यवहार में परिवर्तन तुलनात्मक रूप से स्थायी होता है, ये भी राइट है। जब हम बार बार सीखते हैं तो वो स्थायी हो जाता है। यह इंगित करता है कि अधिगम में व्यवहार परिवर्तन लंबे समय तक रहता है। व्यवहार का जो परिवर्तन होता है वो लंबे समय तक रहता है। आपको पता है, छोटा सा बच्चा होता है जो हमारे गैस के नज़दीक जाता है, फिर उसका हाथ बार हम उसको दूर हटाते हैं, फिर भी वो जाता है, फिर भी वो जाता है। लेकिन जहाँ हम उसको छोड़ देते, कभी वो अचानक उसका हाथ लग जाए, आग से जल जाता है, फिर वो स्थायी रहता है। वो डरेगा, उसको देखते हुए भी डर जाएगा कि ऐसा ना हो कि मेरा हाथ फिर से जल जाए। तो ये क्या हुआ? अधिगम का स्थायी परिवर्तन हो गया। इंगित करता है अधिगम के व्यवहार परिवर्तन लंबे समय तक रहता है। दवा, थकान, बीमारी आदि के कारण होने वाला परिवर्तन सीखना नहीं है। जब हम बीमार होते हैं तो वो नहीं होता, वो सीखना नहीं होता, वो हमारी मजबूरी होती है, हमारे शरीर की थकावट होती है, फिर हम दवाई वगैरह ले लेते हैं तो वापस ताज़ा हो जाते हैं, इसलिए वो कोई सीखना नहीं हुआ। और उदाहरण के लिए, थकान होने पर एक बालक बैठ जाता है तो इस व्यवहार परिवर्तन को इसे सीखना नहीं कहते, इसे भी नहीं कहेंगे। जब कोई थक जाता है, बैठता है, तो उसे सीखना थोड़ी ना कहते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है?
परिवर्तन व्यवहार की क्षमता और बाह्य व्यवहार दोनों हो सकते हैं। उदाहरण के लिए नक्शे का अध्ययन कर एक व्यक्ति अपने मित्र के घर का रास्ता नक्शे में सीख लेता है, नक्शे से सीख लेता है, यद्यपि वहाँ वास्तविकता में नहीं जाता। यहाँ ऐसे सीखना कहेंगे, बालक के मित्र घर का रास्ता सीख लिया। वो जब उसे पता ही नहीं था रास्ता क्या है, तो हम बार बार उसी रास्ते पे जाते रहेंगे तो धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो उसने उसके घर का रास्ता सीख लिया है। तो ये इस तरह हो गया। कोई बीमारी की वजह से, किसी दवा, आप किसी नशे की वजह से, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन नशे की वजह से जो परिवर्तन होता है, जब नशा उतर जाता है तो वो सामान्य हो जाता है, और उसके अंदर नशा होता है तब उससे होश ही नहीं रहता था। वो सीखना नहीं हुआ, वो परिवर्तन नहीं हुआ कि हाँ स्थायी परिवर्तन है, नहीं। व्यवहार में परिवर्तन अनुभव अभ्यास के कारण होता है। अभ्यास भी करना पड़ता है, अनुभव भी होता है। उदाहरण के लिए एक बालक किसी गर्म स्टोव को छूता है, और ये मैंने बता दिया आपको। नृत्य करना, साइकिल चलाना, किसी कविता को बार बार दोहराना, अभ्यास करने सीखने उदाहरण है। व्यवहार में कोई भी परिवर्तन जो अनुभव अभ्यास के बिना होता है उसे अधिगम नहीं कहेंगे। वृद्धि, परिपक्वता, मादक पदार्थ, थकान होने वाला परिवर्तन सीखना नहीं कहलाता। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है, निष्पादन से भिन्न है। कैसी है? ये पूरी हेडलाइन बिल्कुल हूबहू आई थी कि अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है और निष्पादन से भिन्न है। ये 4 ऑप्शन में आए थे और यही राइट था। निष्पादन व्यक्ति बाहरी व्यवहार या क्रिया है। उदाहरण के लिए आप एक कविता बार बार दोहरा कर सीखते हैं। अध्यापक के कहने पर आप उस कविता को सुना देते हैं। कविता का यह सुनना निष्पादन कहलाएगा, जिसके आधार पर अध्यापक यह अनुमान करता है कि आपने कविता सीख लिया। अब अधिगम के प्रतिमान नहीं सीखे देखेंगे। अब वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए अधिगम का स्वरूप तो मैंने आरबीएसई बुक से बताया है, लेकिन अधिगम की शैलियाँ आरबीएसई बुक में नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि वो एनसीईआरटी बुक से ले लूँ, और ये एनसीईआरटी बुक में आप देख सकते हो। मैं अभी आपको बता दूं कि अधिगम की शैलियाँ कहाँ हैं। अधिगम के प्रतिमान हमारे टॉपिक में है नहीं, जो हमारे टॉपिक में है ना वही पढ़ना है, क्योंकि हम जब है ना आपको कोई गाइड वगैरह लेते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी डिटेल दी हुई है, इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आरबीएसई और एनसीईआरटी आपको जो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप शॉर्टकट कितना कर सकते हो, आप शॉर्टकट कितना कर सकते हो, शॉर्टकट कितना यानी कि आप परिभाषित कर सकते हो, बता सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम होता है आरएस मेन में। तो आप इतना डीपली जानने की ज़रूरत ही नहीं है। ये अधिगम का कौशल है। 1 मिनट। तो ये अधिगम की शैलियाँ हैं, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा और आपको छोटे छोटे पार्ट में ही मैं दे दूँगी। और ये अधिगम की जो शैलियाँ हैं ना, प्रतिरूप, प्रयुक्त, उपागम, संपिक, भौतिक, पर्यावरण के प्रति, जैविक रूप, और कितने पॉइंट हैं, सूचना, प्रक्रम, हमारी संरचना, व्यक्तिगत परिरूप, प्रतिरूप, हमारे परिवेश, ये सब वगैरह मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। और अधिगम की शैलियाँ ये देख सकते हो आप। ये आपको पूरी की पूरी सारणी रटनी है और ऐसी हूबहू आरएस मेन में आपको लिख के आनी है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे वापस।